वालेकुम अस्सलाम सर जी, जी कैसे हैं कैसे आप? हैं आप लोग? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, आप कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह का। जी बताएं, कोई क्वेश्चन है, कोई बात है करने वाली तो बताएं, प्रीवियस लेक्चर से रेलेवेंट। जी एनी क्वेश्चन? सर जी। जी जनाब। सर जी एक क्वेश्चन है जी बोलें। कि सर डिस्क्रीट केस में अगर हमने वो प्रोबेबिलिटी निकालनी होती थी, फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 4, तो ठीक हम है। इस तरह करते थे कि उसको हम इस तरह लिख लेते थे, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल 3 करके उस पे सोल्व कर देते थे सही है। आर पे, यानी ठीक कि है। 4 की जगह 3 कर लेते थे, आंसर वही देता था। ठीक है। अगर सर हमारा क्वेश्चन हो पॉइंट में, फॉर एग्जांपल हम प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 3.5, तो अच्छा, सर इसका अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? फिर वो डिस्क्रीट कैसे होगा? कौन सी ऐसी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो 3.5 जिसमें हो? सॉरी सर। कोई एग्जांपल ऐसी दो ना। टेक्निकली नहीं बात नहीं देखो। सर। हाँ, टेक्निकली बात आपकी ठीक है। मतलब अगर जब हम पढ़ते हैं ना डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो अगर एक रैंडम वेरिएबल ऐसा है जिसकी वैल्यूज हैं फॉर एग्जांपल 1, फिर 2, फिर 3, फिर 3.5, फिर 4, तो ये डिस्क्रीट है। ठीक है। यस सर। ये क्लियर है बात? अगर यस किसी सर। रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज ऐसे हैं कि 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3, फिर 3.5, फिर 4 एंड सो ऑन, तो दैट इज डिस्क्रीट। ठीक है। जी सर। लेकिन कोई इत्तेफाक से कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कोई ऐसा रैंडम वेरिएबल प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता। डेफिनेशन वाइज तो ठीक है, क्योंकि जैसे ही उसमें डिसकंटिन्यूटी आ गई ना, जंप आ गया, यानी 3 के बाद वो डायरेक्ट 3.5 पे गया। ठीक है, तो जंप आ गया तो इट मींस के इट इज डिसकंटिन्यूअस, मतलब डिस्क्रीट के सेंस में आ गया। ठीक है। जी। तो लेकिन कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसीलिए बाज बुक्स में आप देखते हैं ना कि अगर होल नंबर्स में हो तो डिस्क्रीट है, और अगर डेसिमल्स में हो तो कंटिन्यूअस है, मतलब ये आप देखते हैं ना। जी सर। जी सर ठीक है। जी। बेसिकली टेक्निकली ये होल नंबर वाली बात इसलिए गलत है कि जब भी कोई चीज काउंटिंग प्रोसेस से आ रही है इट मींस कि वो डिस्क्रीट है, जब भी कोई चीज मेजरमेंट प्रोसेस से आ रही है वो कंटिन्यूअस है। तो इत्तेफाक से ऐसी कोई है नहीं। तो अगर होगी तो फिर जाहिर है उसकी कंप्लीटली रैंडम वेरिएबल को दोबारा से फिर डिफाइन करना पड़ेगा ना, तो वो सारा फंक्शन दोबारा बनेगा। इस वक्त तक तो नहीं है मेरे नॉलेज में। तो प्रैक्टिकली ये है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब इस वक्त जवाब ये है फिर। ठीक हाँ है जी, सर। और कोई? चलें जी, अगर और कोई नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। इफ देयर इज नो क्वेश्चन तो इट मींस कि आपको सारा कुछ समझ आ रहा है। तो अब हम आज देखते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन एंड पॉइंट एस्टिमेशन, ये ज़ाहिर है उसके अंदर ही आ जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं टी टेस्ट से। ठीक है। अब मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें ज़रा एक्सप्लेन करनी है तफसील से, और चूंकि मैं कुछ चीज़ें तफसील से एक्सप्लेन करूँगा तो इसका मतलब ये है कि फिर कुछ चीज़ें मैं आपको भी करने को दे दूँगा। तफसील जहाँ पे भी आएगी वहाँ पे फिर कुछ आगे जवाब उस तफसील के मसाइल भी आएंगे। ठीक है। तो टी टेस्ट से हम स्टार्ट लेते हैं। ठीक। अब सबसे पहले देखें, टी टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो कितनी तरह के होते हैं? आपके पास वन सैंपल टी टेस्ट है। ठीक है। आपके पास टू सैंपल टी टेस्ट है। टू सैंपल टी टेस्ट में फिर दो टाइप्स हैं।
इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट और डिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट, एक ये है। और अगर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है तो फिर आपके पास दो फर्दर टाइप्स हैं, जिसमें आप एक कहते हैं कि दोनों सैंपल्स की वेरिएंसेस इक्वल कंसिडर हो सकती हैं, और दूसरे में आप कहते हैं दोनों सैंपल्स की वेरिएंसेस इक्वल कंसिडर नहीं हो सकती। यही बात है। जी सर। चलें जी सर। तो देखें, कमांड आपके पास है t डॉट टेस्ट, पहले आपके पास आएगा x, देन यू हैव y, देन यू हैव mu इक्वल टू सम वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगी इस वक्त मैं 0 कर देता हूँ। देन अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव में आपके पास आएगा टू डॉट साइडेड, या आपके पास क्या आएगा ग्रेटर, या आपके पास क्या आएगा लेस। देन यू हैव कॉमा, और कॉमा से मुराद, अच्छा आगे आपके पास है कॉन्फ डॉट लेवल, एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, साथ ही आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल होता है। देन यू हैव, मैं इसी कमांड को आगे लिख रहा हूँ, मतलब अगली लाइन में आपको दिखाने ताकि नज़र आता रहे। अच्छा, वेरिएंस डॉट इक्वल टू ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, और फिर आपके पास है पेयर्ड इक्वल टू ट्रू आएगा या आपके पास फॉल्स आएगा। अच्छा इस कमांड में मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके पास है x आपके पास एक वेक्टर होगा, y एक वेक्टर होगा। अगर आप y की जगह नल कर दें, मैं इसके पहले डिफ़ॉल्ट पे आ जाएं। डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या होगी, डिफ़ॉल्ट आपके पास अल्टरनेटिव टू साइडेड होगा। डिफ़ॉल्ट सेटिंग में अल्टरनेटिव टू साइडेड, ठीक है। कॉन्फिडेंस लेवल 0.95, ठीक है। और वेरिएंस डॉट इक्वल वाला जो है ये आपके पास फॉल्स होगा बाय डिफ़ॉल्ट, अगर आप कुछ नहीं प्रोवाइड करते, ठीक है। और पेयर्ड वाला भी जो है वो भी आपके पास फॉल्स होगा अगर आप कुछ प्रोवाइड नहीं करते। और एक चीज़ है यहाँ पे म्यू का भी आपके पास 0 आएगा, और x आपको देना पड़ेगा। x से मुराद पहला आर्ग्यूमेंट, पहला वेरिएबल, ये लाजमी नहीं है कि इसका नाम x ही हो, t भी हो सकता है, z भी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल का नाम, ठीक है। और y जो है बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, नल। अच्छा, अब हम ज़रा आते हैं, अगर आप यहाँ पे लिख दें y इक्वल टू नल, तो इसका मतलब क्या है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ y इक्वल टू नल, इसका मतलब क्या है, और अल्टरनेटिव है मुझे कोई, तो इसका मतलब क्या है कि आई एम टेस्टिंग h0 म्यू इक्वल टू 0, ठीक है। ये वन सैंपल टी टेस्ट हो जाएगा। फिर सिर्फ मैं x को टेस्ट करना चाह रहा हूँ कि x का जो पॉपुलेशन मीन है वो 0 है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 10 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन h0। क्लियर होगी जी बात। अगर मैंने y की जगह नल कर दिया तो इट मीन इट इज वन सैंपल टी टेस्ट। हाँ, अब अगर ये वन सैंपल टी टेस्ट है तो आपको अल्टरनेटिव देने की जरूरत है। अगर आप नहीं देते तो ये टू साइडेड होगा, अगर आप दे देते हैं तो ग्रेटर या लेस, या आप बताएगा कि लेफ्ट साइडेड है या राइट साइडेड है। कॉन्फिडेंस लेवल देने की जरूरत है, आपने देखना है कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, उसके मुताबिक आपने सेट कर देना है कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फ डॉट लेवल। वेरिएंस डॉट इक्वल आपको देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे आपने चूंकि y नल कर दिया तो इट मींस कि वेरिएंस की इक्वलिटी वाला तो कांसेप्ट खत्म हो गया ना फिर, कि वन सैंपल टी टेस्ट में तो वेरिएंस इक्वलिटी का तस्वर ही नहीं है। अच्छा, इसी तरह जब आपने y इक्वल टू नल कर दिया, मतलब सेकंड वेरिएबल की जगह नल है, नहीं है, वन सैंपल टी टेस्ट है, तो पेड वाला सवाल भी खत्म हो गया। जी सर जी। ठीक है, तो आपकी बात यहाँ पे खत्म हो गई, वन सैंपल टी टेस्ट। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे ये चीज़ वन सैंपल टी टेस्ट नहीं देते बल्कि टू सैंपल टी टेस्ट देते हैं, तो y की जगह आप y, अब यहाँ पे म्यू से क्या मुराद है, वन सैंपल टी टेस्ट में म्यू से मुराद क्या था,
एच नॉट में जो आप लिखते हैं ना कि म्यू इज इक्वल टू 50 या म्यू इक्वल टू, जिसको आप म्यू नॉट कहते हैं, म्यू नॉट इक्वल टू 60, म्यू नॉट इक्वल टू 70, आप कहते हैं ना एच नॉट में वन सैंपल टी टेस्ट। जब आप टू सैंपल जी टी सर। टेस्ट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x आ गया एक वेक्टर, y आ गया दूसरा वेक्टर, क्योंकि नल नहीं किया। यहाँ पे म्यू से क्या मुराद है, ये गौर करने की चीज है कि यहाँ पे फिर म्यू से मुराद टू सैंपल टी टेस्ट में म्यू से मुराद होगी म्यू 1 माइनस म्यू 2 इज इक्वल टू 0, या जो भी आप वैल्यू देंगे जी सर, डिफरेंस आएगा उनका। डिफरेंस आएगा, दैट्स इट। म्यू 1 माइनस म्यू 2 या म्यू x माइनस म्यू y या व्हाटसोएवर। अच्छा, अब जो भी आपने वेरिएबल पहले लिखा होगा वो डिफरेंस में भी वो पहले आएगा, जो बाद में लिखा होगा डिफरेंस में भी वो बाद में आएगा। तो अगर आप 10 लिखते हैं तो इट मीन कि आप कह रहे हैं कि म्यू x माइनस म्यू y इज इक्वल टू 10। ठीक है, अगर आप इसको जीरो करते हैं तो इट मीन्स कि आप एक्चुअली क्या कह रहे हैं कि म्यू 1 माइनस म्यू म्यू 2 इज इक्वल टू 0। दूसरे अल्फाज में म्यू 1 इक्वल टू म्यू 2। अल्टरनेटिव में आप इन तीनों में से कोई एक चूज करेंगे कि लेफ्ट साइड है या राइट साइड है। कॉन्फिडेंस लेवल एज इट इज आपने देना है। अब चूंकि ये टू सैंपल टी टेस्ट है तो फिर आपने बताना है, बल्कि इसको मुझे यहाँ लिखना चाहिए शायद, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा आखिर में। ठीक है, चूंकि ये टू सैंपल टी टेस्ट है तो आपने मुझे बताना है कि ये डिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट है, ये इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है। तो अगर ये इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है तो पेयर्ड इक्वल टू क्या आएगा, फॉल्स। पेयरिंग नहीं हो रही ना, फिर पेयर्ड सैंपल नहीं है, डिपेंडेंट सैंपल नहीं है, तो पेयर्ड इक्वल टू या तो फॉल्स आएगा या आप इस कमांड को बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। खत्म करेंगे तो क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स है तो इट मीन इसलिए खत्म करने का मतलब फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है फिर तो आगे बात खत्म हो गई, इसकी जरूरत ही नहीं है वेरिएंस की इक्वलिटी की। अगर ये ट्रू है, मतलब सॉरी पेयर्ड जो है वो ट्रू है तो फिर तो बात खत्म होगी। लेकिन अगर पेयर फॉल्स है, पेयर्ड फॉल्स है, तो इट मीन्स कि इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है। अगर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि वेदर इट इज वेरिएंसेस इक्वल हैं या अनइक्वल हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ देनी पड़ेगी। तो अगर आपने इस कमांड को स्किप कर दिया है तो फिर ये आप कमांड देंगे। अगर इसमें आपने ट्रू लिख दिया है तो फिर इस कमांड की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फिर तो वेरिएंसेस की इक्वलिटी और नॉन इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया ना। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि वन सैंपल टी टेस्ट आपके पास ये आ जाएगा। सो इंडिपेंडेंट सैंपल्स टी टेस्ट में आपके पास ये चीज़ आएगी, पेयर्ड इक्वल टू फॉल्स करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स ही है तो इसलिए मैं नहीं लिख रहा, यहाँ पे आ जाएगा। और इसी तरह डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट अगर है तो फिर आप बाकी चीज़ें वही रहेंगी। यहाँ वेरिएंस की इक्वलिटी की जगह आपके पास बेसिकली ये चीज़ आ जाएगी, पेयर्ड इक्वल टू ट्रू। ये चीज़ आप लेंगे। क्लियर है जी, ये जाहिर है जी, जैसे ही आपने पेयर ट्रू का तो फिर आपको वेरिएंस के अनइक्वल या इक्वल होने का बाद खत्म हो जाएगा। तो टी टेस्ट तो आपके पास ये आ गया। अब हम इसकी कोई एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी आपके पास एक एक्स है, इसमें 5, 8, 10, 15, 20, 36, 45, 25, 50, 60, 70, ये आपके पास एक वेरिएबल आ गया x। अब ये दूसरा आपके पास आ गया y। y की भी हम कोई रेंज बना लेते हैं। इनकी लेंथ बाय द वे सेम होना कोई ज़रूरी नहीं है, अभी हम चेक भी कर लेते हैं, या ज़रूरी है? सर पेयर्ड में जरूरी है, वैसे तो अदरवाइज ऐसे तो जरूरी ज़रूरी नहीं नहीं है। है ना। चलो, तो वन सैंपल टी टेस्ट आपके पास क्या आ जाएगा, टी डॉट टेस्ट x म्यू। अब मैं y नहीं दे रहा तो इट मीन्स कि y फिर ऑटोमेटिकली नल आ जाएगा। म्यू इज इक्वल टू 50। मैं कह रहा हूँ कि h नॉट म्यू नॉट इक्वल टू 50 है। और आगे क्या था, अल्टरनेटिव इक्वल टू
ग्रेटर की बात कर रहा हूँ कि राइट साइड टेल टेस्ट है, राइट टेल टेस्ट। अब कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो 0.95 तो बाय डिफॉल्ट है ही है, ठीक है। आगे कुछ देने की मजीद कुछ नहीं देना मेरा ख्याल है, वन सैंपल टी टेस्ट में, ठीक है। अब भाई ये रिजल्ट आएंगे। डेटा एक्स वेरिएबल, ये जो टी कैलकुलेटेड वैल्यू है दैट इज 1.29, डिग्री ऑफ फ्रीडम 14 है। क्यों 14 है? क्योंकि ये वैल्यूज जो हैं शायद 15 होंगी, ठीक है। पी वैल्यू 0.89। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपने ग्रेटर दिया है तो वो क्या कह रहा है? ट्रू मीन इज ग्रेटर देन 50। 50 कहाँ से उसने लिया है? ये यहाँ से, ठीक है। और 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल वो क्या बता रहा है? 32.67 टू इन्फिनिटी। अब ये इन्फिनिटी क्यों आ रहा है? जी, ग्रेटर देन की बात कर रहे हैं सर इस पर। ग्रेटर देन, क्योंकि हमने यहाँ पे राइट टेल टेस्ट की बात की है तो वो सिर्फ राइट टेल आपको वो क्या नाम है वन साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल देगा, राइट साइडेड कॉन्फिडेंस इंटरवल बताएगा इसकी मिनिमम वैल्यू 32 है और 95% हम कॉन्फिडेंस है कि उसकी वैल्यू 32 या उससे ज़्यादा है, राइट साइड को भी इन्फिनिटी है। अगर यहाँ पे वो लेस देता, मतलब लेफ्ट साइडेड टेस्ट होता, तो फिर वो माइनस इन्फिनिटी टू अपर वैल्यू होता कि हमें ये पता होता कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू इतनी है, उससे नीचे है, ठीक है। और ये पॉइंट एस्टिमेट इसका क्या है? सैंपल मीन ऑफ एक्स, सैंपल एस्टिमेट्स मीन ऑफ एक्स इज 42.67, ठीक है। अब यहाँ पे पी वैल्यू हमें क्या पता चल रहा है कि क्या ये मीन जो है हम हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें? पहले तो ये बताएं कि हाइपोथेसिस हमने बनाया क्या है। इस केस में हमने हाइपोथेसिस बनाया एच नॉट म्यू इज लेस देन और इक्वल टू 50, या दूसरे अल्फाज में इक्वल टू 50 कह लें, और H1 क्या है? म्यू इज ग्रेटर देन 50, ठीक है। तो ये रिजेक्ट हो रहा है या एक्सेप्ट हो रहा है एच नॉट? डू नॉट चेक। डू नॉट रिजेक्ट। तो 0.89 यहाँ से हमें पता चल रहा है पी वैल्यू से, ठीक है। जितनी पी वैल्यू 1 से क्लोज होगी इतना आपका हाइपोथेसिस नॉट रिजेक्ट होगा, और जितनी पी वैल्यू 0 के क्लोज होगी इतना आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा, इतनी स्ट्रांगली रिजेक्ट होगा। तो आमतौर पे हम कंपेयर करते हैं अल्फा से। अल्फा यहाँ पे हमने 0.05 लिया है, तो अगर अल्फा से लेस है तो हम रिजेक्ट करते हैं, अदरवाइज एक्सेप्ट करते हैं। बाकी ये चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब ये पी वैल्यू आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास टेबुलेटेड वैल्यू आ गई ना? टेबुलेटेड वैल्यू आपके पास आ गई, नजर आ रही है जी टेबुलेटेड वैल्यू? जी सर जी जी। ठीक है, तो आप टी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हुए पी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। क्योंकि ये राइट टेल टेस्ट है तो इट मींस के पी वैल्यू मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी ग्रेटर देन 1 - 2.924। तो इसका मतलब क्या है सर जी, जी? सर ये जो सा टी के आगे वैल्यू है हाँ, -1.2924, सर ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की है कि टेबुलेटेड वैल्यू है? टेस्ट टेबुलेटेड वैल्यू तो वो देगा ही नहीं ना, क्योंकि वो पी वैल्यू दे रहा जी सर। है। टेबुलेटेड वैल्यू वैसे आप निकाल सकते हैं। देखें क्यू टी आपका राइट टेल टेस्ट है तो आप क्या करना चाह रहे हैं? एक ऐसी वैल्यू जिसके राइट साइड पे 0.05% एरिया हो, यही आप चाह रहे हैं ना? तो 0.05 डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 14 और लोअर डॉट टेल इक्वल टू फॉल्स। 1.76 इज द टेबुलेटेड वैल्यू इस केस में, ठीक है। वो वैल्यू जिसके राइट साइड पे 5% एरिया हो दैट इज 1.76। इसी तरह पी वैल्यू आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। पी टी -1.2924 डिग्री ऑफ फ्रीडम 14 और लोअर डॉट टेल इक्वल टू फॉल्स है, क्योंकि ये राइट टेल टेस्ट है तो इसलिए फॉल्स है, दैट इज 0.8914। तो ये आपको खुद भी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। अगर ये लेफ्ट टेल टेस्ट होता तो फिर हम कहते हैं कि इस वैल्यू से लेफ्ट साइड पे कितना एरिया है, दैट इज योर पी वैल्यू। अब चूंकि ये राइट टेल है तो ये राइट साइड की बात हो रही है। अच्छा जी, एनी क्वेश्चन जी?
कोई क्वेश्चन नहीं। अब हम इसको करते हैं, इसी को हम करते हैं ग्रेटर देन के बजाय हम कर देते हैं टू साइडेड। कॉन्फिडेंस लेवल हम 0.96 या 97% कर देते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है। तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। 1 टी वैल्यू तो सेम रहेगी क्योंकि आपने म्यू को 50 से चेंज नहीं किया। अगर वो चेंज करते तो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू डिफरेंट होती। डिग्री ऑफ फ्रीडम सही रहेगा। पी वैल्यू आप 0.21 आ गया, ठीक है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू मीन इज नॉट इक्वल टू 50, ठीक है। चूंकि ये टू टेल टेस्ट है तो आपके पास क्या है, 97% कॉन्फिडेंस इंटरवल इज 28 से लेके 56 तक, और जाहिर है पॉइंट एस्टिमेट वही रहेगा, सिर्फ इंटरवल एस्टिमेट चेंज हुआ है। क्यों चेंज हुआ है? एक तो आपने कॉन्फिडेंस लेवल चेंज किया है, मतलब सिग्निफिकेंस लेवल चेंज किया है, और दूसरा आपने टू साइडेड की बात कर दी है। क्लियर है जी ये बात? यस जी सर। सर। अच्छा जी, तो ये आप कर सकते हैं, म्यू की वैल्यू आप चेंज कर दें। अब ये ज़रा गौर करें कि ये म्यू साथ शायद लिखना ज़रूरी ना हो, आप वैसे भी इसको करेंगे तो यही आपके पास, बल्कि शायद लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? इसलिए कि हमने y को भी स्किप किया हुआ है ना, या तो हम y को प्रॉपरली लिखें कि वो नल है, अब शायद वो उसका आंसर कुछ ना कुछ दे दे, क्योंकि दूसरी आर्ग्यूमेंट हमने हमेशा उसने क्या लेना है, y, ठीक है। अगर हमने म्यू नहीं लिखा, डायरेक्ट 50 लिखना है, तो वो y की जगह नल देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे वो सेम आ रहा है। अब उसे पता चला है कि सेकंड जो इनपुट आर्ग्यूमेंट था वो नल था, मतलब y की जगह नल है, और तीसरा आर्ग्यूमेंट जाहिर है म्यू होता है, तो दैट इज 50। सर अगर नल ना लिखे हम अकेला कोमा डाल दें तो फिर भी नल लेगा नहीं ना वो? नहीं नहीं चलेगा वो कॉमा, तो फिर वैसे ही एरर आएगा ना। आप ये कह रहे हो शायद इस तरह कह रहे हो आप, जी सर। एरर आएगा, बल्कि वो आ ही है, तो इट मींस ठीक है, बाय डिफॉल्ट चल जाएगा काम। यस सर। नल अंडरस्टूड है कि उस कॉमा के अंदर नल है, ठीक है। लेकिन आम तौर पे ये आदत ना बनाए, क्योंकि इस कमांड में तो शायद इतफाक से चल गया है, कई कमांड में वो दो कॉमे इकट्ठे देंगे तो एरर देगा, ठीक है। तो क्योंकि मुख्तलिफ पैकेजेस मुख्तलिफ उससे आ रहे होते हैं, कमांड्स मुख्तलिफ पैकेजेस से, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो हर दफ़ा वो आपको इसी तरह रीड करे, ठीक है। ट्राई करके खुद देख लेते हैं। तो सबसे बेहतर तो ये होता है कि हम अपनी आदत ये बनाएं कि वो अगर म्यू इक्वल टू 50 है तो उसको प्रॉपर म्यू लिखा जाए, ताकि जब आप दोबारा देखें अपने ही लिखा हुआ तो उसको पता चले आपको। बहरहाल तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह शायद आप ये कॉन्फ डॉट लेवल सिर्फ कॉन्फ भी लिख दें तो शायद काम चल जाएगा, ठीक है। ये इसलिए चल जाएगा कि पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कॉन्फ के कोई ऐसी कॉन्फ लिखने के बाद कोई ऐसा दूसरा आर्ग्यूमेंट नहीं है जो उसके साथ कंफ्यूजन पैदा कर रहा हो, इसलिए ये काम चल जाएगा। क्लियर है जी? अच्छा, अब आते हैं टू सैंपल टी टेस्ट की तरफ। टू सैंपल टी टेस्ट में जाहिर है हमें क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे हमें y देना पड़ेगा, और मैं कह रहा हूँ कि इसको 0 दे दूँ, म्यू इक्वल टू 0, मतलब मैं दोनों की इक्वलिटी टेस्ट करना चाह रहा हूँ। टू साइडेड कॉन्फिडेंस लेवल इज दिस, और वेरिएंस डॉट इक्वल जो है दैट इज ट्रू, फॉर एग्जांपल ट्रू, तो ये आपके पास आ जाएगा। टू सैंपल टी टेस्ट कैलकुलेटेड टी वैल्यू 4.92, डिग्री ऑफ फ्रीडम 30, p value is this and alternative is this is not equal to this, ये कॉन्फिडेंस इंटरवल बना। अब जरा गौर करें ये कॉन्फिडेंस इंटरवल किसका बना है, म्यू एक्स माइनस म्यू वाई का, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, y और x कर दूं, अब क्या होगा, क्या चेंजेस आएंगे इस कमांड को रन करने के बाद, कहाँ कहाँ चेंजेस आएंगे? जी ऊपर जो रिजल्ट दिया उसमें कहाँ चेंजेस आएंगे? यदि एक तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में चेंज टेस्ट आएगा, स्टैटिस्टिक क्या हो जाएगा, प्लस मे बी 4.92 आ साइन जाएगा। सबसे पहले तो प्लस 4.92 आ जाएगा, ठीक। डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम रहेगा, पी वैल्यू सेम रहेगी।
अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज नॉट इक्वल टू 0, वो तो सेम रहेगा। कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। वो हो सकता है 22 से लेके 62 तक हो जाए, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा। बाकी ये भी मीन ऑफ एक्स भी सेम रहेगा, मीन ऑफ वाई भी सेम रहेगा। एक टी वैल्यू में चेंजेस आएगी इधर, और एक कॉन्फिडेंस इंटरवल में चेंजेस आएंगे। लेट्स, ठीक है, देखें जरा। टी ये पॉजिटिव हो गया और ये 22, क्योंकि जाहिर है पहले आप एक्स माइनस वाई कर रहे थे, अब आप वाई माइनस एक्स कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उसने ऐसे ही देना था। क्लियर है जी। पी वैल्यू सेम रह रहा है। पी वैल्यू क्या बता रहा है कि इट इज लेस देन 0.05। इसका मतलब क्या है कि you will strongly reject the null hypothesis and conclude that population means of x and y are not same। क्लियर है। अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम 40 है, ऐसा ही है ना? 30 है, सॉरी। अब अगर गौर करें, इसको जरा फॉल्स करके देखें, तो अब आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया है? 229.93, 4.97, थोड़ा सा चेंजेस आई हैं, थोड़ी सी। ये चेंजेस क्यों आई हैं? नंबर 1, यहाँ पे आपने पूल्ड एस्टिमेट यूज किया था, S²P, अगर आपको याद हो, ऑफ वेरिएंस। और यहाँ पे पूल्ड एस्टिमेट यूज नहीं हो सकता, यहाँ आपने यूज किया S1²/N1 प्लस S2²/N2। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने का भी एक पूरा तरीका है, अगर आपको याद हो। याद है आपको? जब आपके पास वेरिएंसेस इक्वल नहीं होते तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सिंपली N1 + N2 - 2 नहीं है, बल्कि एक लंबा चौड़ा फार्मूला है, उससे कैलकुलेट हुआ है। ये सर आपने लिखवाया था, काफी जी, बड़ा फार्मूला ठीक है। था। तो मीन ऑफ एक्स वही रहेगा, मीन ऑफ वाई वही रहेगा। जाहिर है जब डिग्री ऑफ क्या नाम है टेबुलेटेड वैल्यू चेंज होगी, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जब चेंज होगी तो जाहिर है पी वैल्यू फिर चेंज होनी है, ठीक है। क्योंकि पी वैल्यू ने कहाँ से कंप्यूट होना है, दो चीज़ों पे डिपेंड करना है, एक तो टेबुलेटेड कैलकुलेटेड वैल्यू पे, और दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। क्लियर है जी। और ये 2 साइडेड टेस्ट है, इसलिए अब आपको ये पी वैल्यू खुद भी कंप्यूट करना आनी चाहिए। सर जी, वो मैं पूछ रही थी कि पेपर में जो है वो हम लोगों ने इंटरप्रिटेशन भी देनी है। जाहिर है देनी है, उसके बगैर तो स्टैटिस्टिक्स यूजलेस है ना। जी सर। तुम लोगों से तो लाजमी लेनी है, और किसी से ना भी लेनी हो। अच्छा जी, ठीक है। तो इस तरीके से अब अगर पेड कर दें, फॉर एग्जांपल मैं पेड इक्वल टू ट्रू कर देता हूँ, तो ये क्या आएगा? इसका आंसर आएगा एरर। क्यों एरर आएगा? क्योंकि पेड के केस में आपके पास दोनों सैंपल्स का सेम लेंथ होनी चाहिए। एरर इन कंप्लीट केसेस, नॉट ऑल आर्ग्यूमेंट्स हैव द सेम लेंथ। क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ x जो है वो 15 है, और लेंथ ऑफ y जो है वो 17 है। तो मैं y की दो वैल्यूज रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। y इज इक्वल टू y1 to 15, ठीक है। अगली दो वैल्यूज हम खत्म करें। अब जरा y की लेंथ देखें 15। अब ये रन करें तो वेरिएंस डॉट इक्वल वाला तो अनयूज्ड आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, जाहिर है इसका मतलब ही कोई नहीं है, तो यहाँ पे 12 लिए आ जाएगा। पेयर टी टेस्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम दिस। अब यहाँ पे क्या आएगा? सॉरी, टेबुलेटेड वैल्यू, सो कैलकुलेटेड वैल्यू, डिग्री ऑफ फ्रीडम 14 क्यों? क्योंकि n-1। इसमें यही तस्वर हो रहा है ना कि एक वैल्यूज एक टाइम पीरियड पे हैं, उसी करेक्टरिस्टिक के अगली जो मेजरमेंट है वो दूसरे टाइम पीरियड पे, तो वैल्यूज वही हैं। तो n-1 14, पी वैल्यू अगेन दिस। इसका मतलब है कि हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है, दोनों सेम नहीं हैं। और कॉन्फिडेंस इंटरवल ये आ गया 26 to 58। और मीन ऑफ द डिफरेंसेस, अब यहाँ पे गौर करें कि दोनों का सेपरेट मीन नहीं दिया, मीन ऑफ द डिफरेंसेस की बात की, जिसको हम कहते हैं शायद आप लोग क्या कहते हैं, x⁻d कहते हैं, जी सर जी। ऐसे ही कुछ कहते हैं ना।
एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 या एक्स बार बिफोर और आफ्टर। तो जैसे डिफरेंसेस का मीन है कि जो प्री और पोस्ट का जो डिफरेंस मीन्स का डिफरेंस है दैट इज 42.6। तो इसका मतलब टी टेस्ट आप यहाँ से देख लेंगे। अच्छा, एक चीज़ जो रह गई है वो जल्दी जल्दी अगर मैं बता दूँ तो वो क्या है, वो आपके पास है स्टैक्ड और अनस्टैक्ड वैल्यूज जब होती हैं। जब आपके पास 2 सैंपल टी टेस्ट है तो स्टैक्ड और अनस्टैक्ड वैल्यूज होती हैं। अब स्टैक्ड वैल्यूज क्या होती हैं, ये तो देखें ना, दोनों डिफरेंट सैंपल्स हैं। मैं आपको जरा बता देता हूँ, ये दोनों डिफरेंट सैंपल थे, एक्स एक सैंपल था, वाई एक दूसरा सैंपल था। तो ये होता है नॉन स्टैक्ड या अनस्टैक्ड वैल्यूज। एक होती हैं स्टैक्ड वैल्यूज। स्टैक्ड वैल्यूज कैसे होती हैं कि आपका जो डेटा है वो इस तरह एक कॉलम में पड़ा होता है। फॉर एग्जांपल डेटा, क्या मैं इसको वैल्यूज लिख देता हूँ, वैल्यूज, और दूसरा आपको बताता है ग्रुप। मिसाल के तौर पे 15, 16, 18, 19, 20, 22, 25। ये ज़्यादा मुझे लिखनी पड़ेंगी ज़रा। और दूसरी तरफ दूसरा आपको बताता है कि ये ग्रुप 1 है। फॉर एग्जांपल ए बी 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 ए ए ए ए बी। बेसिकली यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कौन सी वैल्यू किस ग्रुप से ताल्लुक रखती है। तो ये इंडिपेंडेंट सैंपल में ये आपके पास इस तरह का डेटा भी हो सकता है। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, आर के अंदर मैं लिख रहा हूँ इसको एज डी इज इक्वल टू रीड डॉट डी लिम। टाइम कितना रह गया, 4 मिनट अभी। क्लिप बोर्ड हेडर इक्वल टू ट्रू और सेपरेटर इक्वल टू क्या आएगा जी, सेपरेटर आसिया बैकस्लैश टी, ये आपका डी आ गया। अब ये स्टैक्ड वैल्यूज हैं, ठीक है, कि एक वैल्यूज एक ही ग्रुप में इकट्ठी वैल्यूज हैं। अगर ये ग्रुप वाला आगे कॉलम ना हो तो हमें नहीं पता कि कौन सी वैल्यूज ग्रुप 1 से है, कौन सी ग्रुप ए से है, कौन सी ग्रुप बी से है। तो इसको टी टेस्ट जब अप्लाई करना है तो हमने, जाहिर है 2 सैंपल, ये इस पे 1 सैंपल अप्लाई होगा या 2 सैंपल? जी हमें एक्सेल की शो हो रही है अभी तक एक्सेल की शो हो रही है। चलो ये अब आ गया, यहाँ पे मैंने ऐसे रन किया और ये ऐसे रन किया। अच्छा, ये 2 सैंपल टी टेस्ट अप्लाई होगा कि हम चेक करना चाह रहे हैं कि ग्रुप 1 का मीन, ग्रुप ए का मीन ग्रुप बी के मीन की इक्वल है या नहीं है। तो टी डॉट टेस्ट, यहाँ पे आप लिखेंगे वैल्यूज फंक्शन ऑफ ग्रुप ऐसे, और आगे आप अपनी कमांड्स देंगे कि इसमें म्यू की वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ म्यू की वैल्यू 0 ही रखा जाए। अच्छा, अल्टरनेटिव जो है, अल्टरनेटिव टू साइडेड, और कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भी 0.90 हो, और वेरिएंस डॉट इक्वल जो है दैट इज ट्रू, ठीक है। तो टेस्ट विल बी नॉट रन, क्योंकि वैल्यूज वाला उसे कॉलम नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वो एक डेटा फ्रेम का हिस्सा है, डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आखिरी कमांड आप देंगे डेटा इक्वल टू डी। ये नई चीज़ आई है जब आपके पास स्टैक्ड वैल्यूज हो। अगर वो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है तो फिर आप बताएंगे कि किस डेटा फ्रेम से उठाना है, डेटा फ्रेम डी से, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये इसका क्या मतलब है, स्टैक्ड वैल्यूज। बेसिकली आप ये बता रहे हैं कि ये वैल्यूज हैं, ये आगे ग्रुप है। अब ये जो ग्रुपिंग वेरिएबल है वो आमतौर पे फैक्टर होना चाहिए। क्यों फैक्टर होना चाहिए? क्योंकि जाहिर है ग्रुपिंग वेरिएबल कैटेगोरिकल वेरिएबल होना चाहिए ना।
क्या ख्याल है? जी सर। तो इस टी टेस्ट को आपने देखना है और इससे रिलेवेंट अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस आते हैं और आने चाहिए, अगर नहीं आएंगे तो मैंने छोड़ के चले जाना है, फिर आगे मैं जब पूछूंगा तो सर फिर जी, आप जाने और आपके काम जाने। ठीक है, तो सर जी, जी सर ये जब रन हुई है तो इसने A-B लिया है। हाँ, ये जब रन हुई है तो इसने जो भी ग्रुप पहले आ जाएगा, ये ग्रुप ए पहले आ रहा है ना, तो A-B। नहीं ये सर, वैसे अगर हम ग्रुप ये बी, खुद भी चेक कर सकते हो, मुझे मुझे अब इसमें एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये ऐसे आएगा। इसको चेक किया जा सकता है ना कि अगर आप वैल्यूज चेंज कर लो थोड़ी बहुत, मेरा ख्याल है कि इसने चूंकि ग्रुप ए पहले आ रहा है तो उसने वो लिया होगा। ये जरा चेक करके कल बताना। ठीक है, चलिए। तो जो भी इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस आपके दिमाग में आने चाहिए, जो कि लाजमी आने चाहिए, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो अगर आएंगे तो हम जवाब दे देंगे, नहीं आएंगे तो फिर आपसे पूछ लेंगे किसी को। सर जी पेपर इजी बनाना और लाइन में घर रह पेपर को रह के छोड़ ना दें मुझे फिलहाल, जो बाहर मैं ना करवा रहा हूँ ना उस पर तवज्जो दें।